अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? कुछ संजीदा नौयत के। इस वक्त तक हमें यह नज़र आ रहा है कि गैर संजीदा बयानात की नज़र हो रहा है ये मामला। पीटीआई की तरफ से इन मुज़ाकरात को एक जुडिशल कमीशन तश्कील देने से और असीरान यानी जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी रिहाई के मुतालबे के साथ मशरूत किया गया था। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने ऐलान किया कि 9 मई के मुजरिमों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। और कल वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक बयान कल से गर्दिश में है जिसमें उन्होंने भी मुज़ाकरात के लिए शर्त रखी और वो ये कहते हैं कि पीटीआई ने अगर बातचीत होनी है तो उनको उससे पहले 9 मई और 24 नवंबर के जो वाक़यात हैं उस पर शर्मिंदगी का इजहार करना होगा। आप सुनिए कल से अता तारर साहब का जो बयान गर्दिश में है इन मुज़ाकरात के हवाले से। अगर ये कहा जाए कि फॉर्मली कोई नेगोशिएशन जो है दो कमेटीज के दरमियान शुरू हुई हैं और कुछ संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अभी ऐसी सूरत हाल तो नजर नहीं आई। और ये जो 9 मई का जुर्म है, 26 नवंबर का जुर्म है, इस पे कोई शर्मिंदगी तो जाहिर की जाए। आपने सुना अता तारर साहब का बयान। अब इसका जवाब पीटीआई के सीनियर लीडर अली मोहम्मद खान साहब की तरफ से दिया गया। सुनिए। जो मुज़ाकरात होंगे आला सतह पे होंगे, तारर साहब को हम बताएगा। अब अली मोहम्मद साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात एक ऊपर के लेवल पे होंगे, अता तारर साहब को शायद बताया भी ना जाए। सो ये तो दोनों तरफ से संजीदगी है। अब इस सब में पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हिस्सा डाला गया है। नबील कबूल का बयान आया। नबील कबूल साहब कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि पीपल्स पार्टी पेशावर वालों से नहीं बल्कि पीटीआई की वकला क़यादत से बातचीत करेगी और हमने मुज़ाकरात के लिए अपने नाम यानी पीपल्स पार्टी के नाम भी सामने रख दिए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कोई ब्रेक थ्रू मुज़ाकरात के हवाले से आज ही हो जाएगा। इस सब में हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का भी एक बयान है। उन्होंने पीटीआई और हुकूमत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। ये पैगाम डॉक्टर फारूक सत्तार की तरफ से दिया गया। वो ये कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए हम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि MQM के सालिस के तौर पर MQM को दोनों फरीकैन तस्लीम करें। सो क्या मुस्तकबिल है? कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है पीटीआई से बातचीत के हवाले से? कुछ संजीदगी इसमें है या नहीं है? आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो विफाकी कैबिनेट है उनकी, उसमें बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। जरा ये बताते हैं कि कई अहम वज़रा के कलमदान भी तब्दील किए जा सकते हैं, मजीद एडिशंस भी उसमें हो सकती हैं। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर होंगे डॉन के और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तब्दीलियां मुतवक्के हैं। एक और मौजू भी होगा आज के प्रोग्राम का और वो है, आप जैसा कि देख रहे होंगे, वज़ीर आला पंजाब चीन के दौरे पे हैं और आज शंघाई में उन्होंने माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक एक गुफ्तगू की, कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस बात पे उन्होंने जोर दिया कि क्या खतरात हैं जो पाकिस्तान और पंजाब को भी, जिस सूबे को वो लीड करती हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और उसको किस तरीके से निमट रहे हैं, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। मगर एक मौजू, यही एक टॉपिक यहाँ पर पाकिस्तान में भी छिड़ा हुआ है। सेनेट की कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली में पंजाब हुकूमत के एक जवाब का इंतज़ार है और वो है पंजाब हुकूमत की तरफ से रावल डैम के करीब वज़ीर आला का कैंप ऑफिस तामीर करने के हवाले से, जहाँ पर बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई हुई और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उनकी तरफ से सेनेट में बताया गया कि उनसे बगैर मंजूरी के ये मनसूबा जो है वो शुरू हुआ। तो ये जो सवालात इसके ऊपर उठ रहे हैं उस पर सेनेट में तो जवाब पंजाब हुकूमत ने जमा कराना है। हम कोशिश करेंगे उनका मौक़िफ़ इस प्रोग्राम के जरिए भी हासिल कर सकें। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए सनाउल्ला खान, रिपोर्टर डॉन न्यूज़। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, नईम हैदर पंजूता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमारे साथ इस प्रोग्राम में उमैद अली भी होंगे जो हमें खुसूसी तौर पर जिस प्रोजेक्ट का भी हमने जिक्र किया इस हवाले से बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं कौसर काज़मी साहब आपसे आगाज़ करूँगी। पहले हम बात करेंगे मुज़ाकरात पे। प्राइम मिनिस्टर साहब को उस दिन एक स्टेटमेंट आया, वो ये कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। फिर वज़ीर कानून ने भी पार्लियामान में पीटीआई को आने पर सराहा। कानूनी मुशीर भी आपके जो है बैरिस्टर अकील साहब, उन्होंने भी कंफर्म किया कि हुकूमत की भी कोई कमेटी बनेगी। क्या वजह है कि अब तलाल चौधरी साहब भी साफ इनकारी हैं मुज़ाकरात के अमल से? अता तारर साहब भी ये बात करते हैं, हुकूमत चाहती है कि बातचीत हो या ना हो, और ये जो शर्मिंदगी का इजहार करने का मुतालबा किया जा रहा है इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब सा हर तरह के हरबे आजमाने के बाद, गालियां, बोतान तराजी और अतकड़ने आजमाने के बाद, धमकियां देने के बाद, अब जो तरीके इंतशार है, अगर वो अपना जो फाइनल कार्ड है जिसको मिन्नत तरला कार्ड कहते हैं, वो आजमाने की कोशिश में है कि किसी तरीके से हाथ जोड़ के माफी मांग के मुज़ाकराती अमल कर लिया जाए। ये कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं है। माजी करीब में आप देख लें कि किस तरीके से इनके अल्फाज जो ये बयान करते थे हुकूमती रहनुमाओं के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, कि ये लोग क्या हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे? भाई ये हैं कौन? ये तो बेइख्तियार लोग हैं, इनके इख्तियार में कोई बात ही नहीं है।
तो इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। हर वक्त स्टैब्लिशमेंट का विर्द जो है उनकी जुबान पे होता था। अब क्या हुआ? अब जब मामलात खराब हुए, ये बंद गली में घुस चुके हैं, फैज हमीद का जो आपके सामने है चार्जशीट, उसके होने के बाद और 9 मई के हवाले से तहकीकात होने जा रही हैं और तहकीकात हो रही हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि इसकी जिम्मेदारी खान साहब पे आती है। एक इदारे के अंदर, एक इदारे को उन्होंने जो है वो इंतशार का शिकार, अपनी इंतशारी सियासत का शिकार किया। किसी खास सिपह सालार को लाने के लिए जो सिपह सालार मौजूदा थे, उनके खिलाफ एक बगावत की गई। अब ये कोई पोशीदा चीज नहीं है कि जिसपे आप लब कुशाई नहीं कर सकते, इस पे खुल के बात हो सकती है और ये साबित शुदा चीजें हैं। अब जो चार्जशीट फैज साहब के हवाले से आती है वो भी आपके सामने है। भाई जो उनकी जो मुदाखलत थी, जो सियासी एक शोरश बरपा थी मुल्क के अंदर, उनमें भी उनका एक किरदार रहा। तो अब अगर ये मुज़ाकरात की बात करते हैं तो आपने अभी अली मोहम्मद खान साहब का बयान भी सामने किया। भाई ये है कौन? किसके बारे में कह रहे हैं? कि एक वफाकी वजीर इत्तलात को कह रहे हैं जी आपका लेवल बड़ा छोटा है। इनका लहजा, लबो लहजा अभी तक वही है, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। मुज़ाकरात के टेबल पे ये आना क्यों चाहते हैं? उसकी वजह ये है कि जिस सूबे में इनकी 11-12 साल की हुकूमत है, वहां पे इनकी कारकर्दगी सिफर है। आपस में इनके जाती इख्तलाफात हैं। जो लोग बैरून मुल्क बैठ के तहरीक इंसाफ के होने का दावा करते हैं, और वो है भी, वो इस वक्त पूरी तवज्जो जो है वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ मौजूद साजिशों में शरीक होकर कर रहे हैं। पाक फौज की तस्दीक की जा रही है। यूनाइटेड नेशन और IMF के दफातर के बाहर जाके एहतजाज करते हैं और अभी भी बाज नहीं आ रहे। वो अभी भी जो सिविल नाफरमानी की इन्होंने कॉल दी खान साहब ने, यहाँ पे तो इनके जो लोग हैं, मैं कहता हूं कि PTI के अंदर बड़े बाशऊर लोग मौजूद हैं जो मुल्क को समझते हैं, जो मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। उनका आप ख्यालात सुन लें। और वो जो लोग बाहर बैठ के लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आपने सिविल नाफरमानी में हर तरह का किरदार अदा करना है, पाकिस्तान आपने पैसे नहीं भेजने, लॉबिस्ट फर्म इन्होंने हायर की हुई है जो मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, तो आप फिर क्या करेंगी? सनाउल्लाह खान साहब, आप इस्लामाबाद में हैं, हर तरफ माहौल देख रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ जज्बात हमें नजर आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी। उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये बात कही कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, तो तासुर यही मिला कि अब शायद कोई संजीदा कोशिश होगी। फिर सीनियर रहनुमा जो हुकूमत के हैं वो बड़ी नपे तुले अल्फाज में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई अंदरूनी खबर मिल रही है कि कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये बस सिर्फ एक टॉक शोज की हद तक मुज़ाकरात की बात हुई है? बहुत शुक्रिया अफसा। एक तो बात यह है कि जो सिचुएशन चल रही है ना पॉलिटिकल, ये इस तरह नहीं चल सकती इस मुल्क में। अगर ये चलेगी तो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस वक्त भी आपके अगर रिजर्व 11 बिलियन है तो $15 बिलियन आपके डिपॉजिट हैं, तो उनको 15 को निकाल दें तो आप -4 में हैं। और पॉलिटिकल सिचुएशन अगर इस तरह, और ये एहसास है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसी के तहत ये बयान होना चाहिए। हुकूमतों का रवैया इस तरह नहीं होना चाहिए। हुकूमतों को कहते हैं कि माँ की तरह होती है रियासत जो है, तो उसको सबको एक आंख से देखना पड़ता है। अगर एक पार्टी आप समझते हैं एग्रेसिव रही है, सब कुछ रही है, उन्होंने गालियां भी आप कहते हैं निकाली हैं, बाहर बैठ के उनके लोग काम भी कर रहे हैं एंटी स्टेट, फौज के सरबराह के खिलाफ भी कंपेन चल रही है, फौजी मसनूआत की भी आपने बाइकाट किया हुआ है, आप सिविल नाफरमानी भी करना चाह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं कहता हूँ कि हुकूमत को हाथ रखना चाहिए। ये हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है कि पानी डालें आग पर, ना कि वो उस आग को मज़ीद तेल डाल दें। अब ये तेल डालने वाली बातें हैं कौसर साहब ने की हैं माजरत के साथ, ये रवैये नहीं होते। और अभी मुलाकातें होती रही सनाउल्लाह साहब, अयाज सादिक साहब के यहाँ, तो कुछ लोग ताज़ियत के लिए भी जाते रहे, तो उसको भी जोड़ा जा रहा था कि शायद कोई अमल आगे नहीं। अयाज सादिक ने अब से थोड़ी देर कबल मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में बातचीत की और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कोई बात नहीं हुई उनकी, ना उमर अयूब से, ना बैरिस्टर गौर से। उन्होंने कहा है कि कैसर साहब जो आए थे, असद कैसर साहब, उनसे मेरी दुआ हुई है। तो उन्होंने जाते हुए कहा है कि हमारे लीडर ने एक कमेटी बनाई है मुज़ाकराती। इसके अलावा ना उन्होंने कहा ना हुकूमत ने उनसे रब्ता किया है, ना ही PTI ने बाज़ाब्ता कोई रब्ता किया है कि मुज़ाकरात शुरू किए जाए। तो उन्होंने कहा अगर मुझे कहा जाएगा तो मेरा ऑफिस हाजिर है, मैं फैसिलिटेट करूंगा, डिसीजन इन्होंने करना है। तो मुज़ाकरात अभी तक कोई शुरू नहीं हो रहे। और आपने बयान दिखा दिए हैं, तारड़ साहब का भी बयान दिखा दिया है, बाकी भी आपने दिखा दिया कि हुकूमत इस वक्त जो है वो तैयार नहीं है मुज़ाकरात करने के लिए। और अगर उन्होंने तंज करने हैं और इसका मजाक बनाना है तो फिर ये माहौल ठीक नहीं हो सकता, मजीद ख़राब होगा। नहीं मैदर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं साथ नबील गबोल साहब का बयान भी रखती हूँ आपके सामने। वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की भी 2 अरकान के नाम हम भेजेंगे इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से, जो कि अभी तक कुछ मुबे में मामला है, लेकिन वो कहते हैं वकीलों से बात होगी अब आपकी जो क़यादत कर रहे हैं।
पेशावर वाली से नहीं, जो हम इससे मुराद गालिबन ये लेते हैं कि बुशरा बीबी की शायद वो बात कर रहे हैं। तो आप के यहाँ से कोई आप लोग क्या समझते हैं कि इसी पे जो आप बात कर रहे थे इसको कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक ये भी चैलेंज आप लोगों के लिए हमने देखा कि आपको का कारकुन तो यकीन नहीं करता इस वकला की क़यादत के ऊपर, बड़े शक व शुबात का इजहार आप सबके ऊपर किया जाता है, तो कौन इसको लीड करेगा? बहुत शुक्रिया साहब ने मौका दिया। देखें, पहले उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के एजेंडे के खिलाफ हैं, तो हम तो पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं, जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहे हैं। कौन चोर है, कौन डाकू है, किसने डाका डाला, किसने आइन को पामाल किया, किसने अदलिया को पामाल किया, किसने अदलिया को महकूम बनाया, किसने इलेक्शन टाइम के ऊपर नहीं करवाया, किसने लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, किसने पुरअमन एहतजाज जो है मुल्क के अंदर बंद कर दिया, किसने महंगाई की तूफान जो है वो डबल से ट्रिपल गुना ज्यादा हो गए, किसने क्या किया वो पूरी दुनिया के सामने, और वो 8 फरवरी को लोगों ने बताया। और उसके बाद भी गोलियां चलने के बावजूद भी लोग निकलते हैं, हर दफा लोग बताते हैं। हाँ, किसी की आंखों पर पर्दा आ जाए तो वो एक अलग बात है, क्योंकि जब कोई बंदा ताकत में होता है वो डेफिनेटली पर्दा चढ़ा होता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पुरअमन जमात है, पुरअमन तरीके से अपनी जदोजहद जारी रखेगी। हमारे पास एहतजाज का रास्ता था, हमारे पास लीगल रास्ता था, लीगल रास्ते इन्होंने 26वीं तरमीम के जरिए खत्म किया, और जो एहतजाज का रास्ता था इन्होंने गोलियां चलाई हैं। तो हमारे पास जो अब ऑप्शन अवेलेबल है, हम हर हद तक इस मुल्क की खातिर पूरी जंग लड़ेंगे। और जहां तक बात है ना कि ये तहरीक जो है इसकी धमकी दे रहे हैं, हम बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, हमारी ये डिमांड्स हैं, और अगर कोई पूरी नहीं करता, जिसके पास ताकत है, तो हम बिल्कुल जाएंगे। कोई भी ऐसी ताकत जो मुल्क के ऊपर बरजमान हो जाए, जिसके पास अवाम का मैंडेट ना हो, कोई भी जालिम आपका हुक्मरान हो जाए, कोई भी ऐसी जमात जो आकर मसनद के ऊपर बैठ जाए, जबरदस्ती बिठा दी जाए, तो जालिम के खिलाफ फिर जहाद होता है। और अवाम जो है पाकिस्तान की वो जहाद कर रही है, और उस जहाद में वो हिस्सा डालेंगे, इस मुल्क की खातिर डालेंगे। अगर इमरान खान की पॉलिसी ऐसी होती, मुल्क के खिलाफ होती, मुल्क के खिलाफ होता, तो आज अवाम का जो समंदर है उसके साथ खड़ा ना होता, आपको इलेक्शन चोरी ना करना पड़ता, आपको बल्ले का निशान न छीनना पड़ता, आपको चादर चारदीवारी का तकद्दुस ना पामाल करना पड़ता, आपको लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवानी पड़ती। तो लोग खड़े हैं, अवाम खड़ी है। लेकिन नहीं हैदर साहब, अब आप लोग सड़कों पे आने की और जिहाद की जो बात करते रहे हैं, आप नहीं समझते ये वजह बन रही है कि सियासतदान भी आपके जो मुखालिफिन है वो संजीदा नहीं ले रहे अब आपकी किसी बात को, जब आप लोग जेन्युइनली चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों आपके साथ? देखिए, मसला ये है ना कि ये जो जितने भी है ना, खान साहब ने तो खुलेआम एक बात की ना, और आकर हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने बात कर दी कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जिसके पास भी इख्तियार है वो बात करे, मुल्क की खातिर हम बात करेंगे। और पहले भी हमने यही कहा कि बात करें, हमारी ये डिमांड्स हैं, पहले भी हमने डिमांड्स रखी कि ये पूरी ना की गई तो हम ये एहतजाज करेंगे, ये रैली निकालेंगे, ये करेंगे। हमेशा दफा 144 लगाएगी, हमेशा पुरअमन लोगों के ऊपर हथियार चलाया गया, सारा कुछ किया गया। अब भी हमारी डिमांड बड़ी वाज़ेह है, और हम कह रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे अगर उसके ऊपर पूरा अमल ना किया गया। अब जहां पर इनका एजेंडा जो है वो एक्सपोज होता है, वो आपके सामने है कि ये हमेशा कहते थे ये तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हमारे साथ कोई आकर बात करे या कोई ऑफर खुली दे तो हम उसके ऊपर करें। हम तो सियासी जमात हैं और ये मुल्क जो है बैठ के हल होगा, मसाइल बैठ के हल होंगे। आज वही लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आज वही लोग प्रोपेगेंडा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो इलेक्शन भी होगा, इमरान खान जो है अवाम इमरान खान को वजीर आजम बनाएगी, इनको पता है कि इनका जेलें जो है वो इंतजार करेंगी, इन्हें पता है इनकी सियासत तबाह हो चुकी है। तो सिवाय डंडे के ताकत के इस्तेमाल के इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस वजह से ये उछल कर चला रहे हैं कि ये 9 मई वाले जी 9 मई को तो हमारे लोग शहीद हुए। चलिए, हमारे नाज़रीन ही तय कर लें कि जो मुज़ाकरात का मामला है ये अभी तक कितना एक मुबहम और कंफ्यूजन का शिकार है। इससे कुछ इस डिबेट से तो नहीं निकला। आगे बढ़ते हुए कौसर साहब, धांधली के जो इल्जामात थे उसमें एक नई बहस आज छिड़ी है, एक नई रूह बख्शी गई है। आदिल बाज़ई साहब का जो मामला है उसको लेते हुए NA 262 के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट MNA, इनकी रुकनियत मुअत्तल की गई थी, आपकी जमात की तरफ से भेजा गया था ये मामला इलेक्शन कमीशन को, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। जस्टिस आयशा ने इस मौके पे सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर इंक्वायरी के कैसे, क्योंकि 2 बयान हल्फी थे उसमें से एक को तस्लीम कर लिया। तो इस पे एक ये भी बहस है आज के कोई लीगल नताइज आपकी जमात की क़यादत के लिए इसके ना निकल आए। जो बयान हल्फी जमा कराया गया था, अगर वो दुरुस्त बयान हल्फी नहीं था, जिसको वो खुद शख्सियत जो है आदिल बाज़ई वो नहीं मानते, और इसी ने दोबारा जनरेट किया धांधली की बहस को भी, क्या कहेंगे इस पे आप? अब सबसे पहले इससे पहले सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शायद मैं तेल डाल रहा हूं, जो हालात खराब हैं और उन पे जलती पे तेल डालने के मुतरादिफ है। देखें, जब एक जमात के मौक़िफ़ तब्दील हैं, अभी आपने सुन लिया जो नईम हैदर साहब बोले, जिस तरीके से इन्होंने अभी भी हुकूमत को हुकूमत नहीं माना। भाई, आपके कुछ लोग जब बाहर बैठ के जिसको कह रहे हैं जी हुकूमत माँ की मानद होती है, रियासत बहुत ज्यादा ऊपर है हमसे ना, जो पाकिस्तान है
वो हमें हर चीज से मुकद्दम है। जब इनके कुछ लोग खुल खुला के उस दुश्मनी में मुब्तला होंगे, जब पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे, और ये अपने सोशल मीडिया के, क्योंकि ये कल्ट है ना, इन्हें अपने वोटर्स वोटर्स को ये कह दिया भाई ये सारे चोर हैं। सिर्फ एक सादिक और अमीन जिस शख्स को कहा गया था साकिब निसार की मेहरबानी से, वो कौम के और अपने वोटर्स के ज़हनों में इन्होंने डाल दिया कि सिर्फ इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं है तो कोई और तो हो ही नहीं सकता ना, तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान भी नहीं है। या तो खुल के आए सामने, उन लोगों से ऐलान ताल्लुकी करें जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल है, तो फिर तो रियासत माँ का किरदार अदा करेगी। एक तरफ आप माँ के खिलाफ जब सरगर्म अमल है तो हुकूमत आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेगी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, हम सब के लिए रेड लाइन पाकिस्तान होना चाहिए और बिल्कुल है। ये अब सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने जो वोटर हैं जिनको इन्होंने नफरत सिखाई है, इंतहा पसंदी सिखाई है, इसके सिवा कुछ नहीं, मारो या मार दो की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। अब आदिलबाजी देखिए, कोर्ट का ये हमेशा से तनकीद करते रहे हैं अदालतों के ऊपर के 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने जजों को एक किस्म का खरीद लिया है और अपने ज़ेरे तसल्लुत कर लिया है। तो फैसला भी सामने आया है, लीगल टीम इन मामलात को देख रही है और अदालतें आजाद हैं। बिल्कुल अदालती जो फैसले हैं उनको भी बड़ी एहतराम की निगाह से हम देखते हैं। बड़े अरसे बाद अदालतें आजाद हुई हैं उस कल्ट से। उससे पहले तो सहूलतकारी जारी की एक तहरीके इंसाफ की, हमेशा जो फैसले इनके करके आप वैसे अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप जो भी लफ्ज किसी सियासी वर्कर्स के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन सियासतदान जब बात करते हैं तो खा किसी और का सपोर्टर क्यों ना हो उसको सियासी सपोर्टर ही कहा जाता है। आप लेकिन उनके लिए एक हुजूम का या एक कल्ट का एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन चले आपकी मर्जी है। आप मुझे गलत साबित कर दें जो मैंने कल्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये तो नईम हैदर साहब ही रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे। मैं सनाउल्लाह साहब, सियासी लोग जो बात करते हैं उसकी एक मिसाल के तौर पे अपने नाजरीन के लिए, तारिक फजल चौधरी साहब चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में आए, इस्लामाबाद में पेश आए, उस दिन एहतजाज और उस वाकयात के ऊपर उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए कि जेल में जो हमारे लोग कैद हैं वो पीटीआई के कारकुनों के बारे में कह रहे थे हमारे लोग। तो सियासतदान तो इस किस्म की बात करते हैं कि दूसरे का सपोर्टर भी हो तो आपकी तरफ माइल होने की कोशिश करे, लेकिन ओवरऑल सियासी रवैया है। पीटीआई भी इसी किस्म की बात करती है और अब नून लीग में भी इस तरह की बात की जाती है। ये जो आदिल बाज़ई का मामला है एक बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का मामला था। वो खुद कहते रहे कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, फिर उनकी रुकनीत मुअत्तल कराने का जब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया पार्लियामान में। इसको आप कैसे देखते हैं जो आज अदालती कार्रवाई हुई? देखिए, अदालती कार्रवाई बिल्कुल ठीक हुई है और सुप्रीम कोर्ट को यही करना चाहिए था, यही बनता है। मसला यह है कि हमें यहाँ रूल्स ऑफ बिजनेस तय करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे उसमें यह है कि इन तमाम जमातों के अगर मुज़ाकरात होते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी भी मुज़ाकरात होंगे, और एक एग्रेसिव स्टाइल अब आ रहा है और कहाँ से आ रहा है वो भी आपको भी पता है, हमें भी पता है कि लाइन कहाँ से मिलती है कि मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, कोई माने ना माने हकीकत यही है। और मुज़ाकरात होते भी रहे हैं बैक डोर पे, आपको पता है, राब्ते रहे हैं और ये तस्दीक भी की है। पीटीआई ने खुद कई मरतबा तस्दीक किया कि हमारे साथ बातचीत हुई है। आदिल बाज़ई वाला जो मामला है ना, उसमें भी ये हमारा जो एक गला सड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है या इलेक्शन का निज़ाम है वो एक्सपोज हो रहा है। निज़ाम आपका नज़र आ रहा है। मैं 32 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, मैं आपको लिटरली ये साबित कर सकता हूँ कि हमारी जो पार्लियामेंट है जहाँ नॉन इलेक्टेड लोग आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। मैं टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, कितना पैसा चलता है और वीडियोज़ आई हैं आपके सामने, और किस तरीके से लोग मुंतखब की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर किस तरह लोग आते हैं या सेनेट में लोग किस तरह आते हैं, सबको पता है। लेकिन ये पहली बात तो आप देखें ना, एक शख्स, एक सेनेटर सारी उम्र जेयूआई का सेनेटर बनता रहा, ठीक है, इस दफा वो पीपल्स पार्टी का सेनेटर बन गया। अरे क्यों बना? बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ रुपीज हैं उसके पास। तो ये मुल्क के साथ आप रहम करें, सियासी जमातें भी और इलेक्शन कमीशन भी बैठ के कोई ऐसा तरीकाकार तय करें कि आप इलेक्शन को इतना खुद मुख्तियार इलेक्शन कमीशन को बना दें कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। आज पीटीआई उंगली उठा रही है इलेक्शन कमीशन पे। तैनात किसने किया था? इन्होंने ही किया था, याद है ना? पार्लियामान का आपने यही हाल पाया था पीटीआई के दौर में भी, उस वक्त के भी जो जी अभी वो बात भी मैं आपको कर रहा हूँ ना, बात बिल्कुल जो दोनों भाइयों ने की ठीक की है। आज जो हो रहा है, मैं आज भी कहता हूँ ये मकाफात अमल है। आप 2010 में देखें 18 अमेंडमेंट आती है जो 2010 में आती है, उसके बाद पहला नारा कौन लगाता है? पर आपको इमरान खान लगाते हैं कि ये जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, चार्टर ऑफ मुकमुका है। वहां से हमको तैयार किया जाता है। उसके बाद 2018 तक देख लें आप, पीटीआई वाले इसको भी तस्लीम करें
और जो 2018 या 2022 के बाद हुआ है उसको भी इन तमाम जमातों को तस्लीम करना पड़ेगा, पीडीएम की जमातों को, कि ये हमने किया है, हम किसके साथ बैठे हैं। लेकिन पीटीआई को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि वो क्या करते रहे हैं, किसके कहने पर, और जजेस क्या करते रहे, किसको किस तरह लोगों को अंदर किया जाता रहा, टीवी प्रोग्राम किस तरह कराए जाते थे बिठा के। आज किधर है वो लोग? आज वही लोग हैं ना बाहर बैठ के यूट्यूब कर रहे हैं। चलें, अब आपने अपने जवाब में सबको एक ही तरह जगह लाकर खड़ा किया है, तो हालात भी इसी तरफ नजर आते हैं। हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। सनाउल्लाह साहब से हमारा खास मकसद है बात करना, कैबिनेट में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज मामला MNA आदिल बाज़ई का था, उस हवाले से अब हम बात करें। नईम हैदर साहब, एक तो आप बताएगा ये जो केस है आदिल बाज़ई का की रुकनीत का, इस पे आप क्या कहते हैं? फिर जो बयानी हल्फी का मामला है, अदालती कार्रवाई, आप लीगली भी इस पे कमेंट कीजिएगा। ये क़यादत के लिए मुस्लिम लीग नून के को मुश्किल बना सकता है टेक्निकली, इसको अगर देखा जाए। तीसरी बात, कौसर काज़मी साहब ने आपके कारकुनों के लिए कल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो आप जवाब देने का हक रखते हैं, इस पर भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देखिए, राजा सुल्तान सिकंदर की बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खान साहब ने उस वक्त जो है तैनात किया, तो फिर वाज़ेह हो गया कि इमरान खान साहब ने अगर तैनात किया है उसके दौर में हुआ, तो फिर उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि अपना कोई कारकुन कर दिया और उसने आकर फिर बता दिया कि किस तरह से जो है वो क्या इमरान खान का वो हामी है या उसके खिलाफ है। वो तो डेफिनेटली जो उसने रोल अदा किया वो पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह इलेक्शन के अंदर धांधली की गई, किस तरह फॉर्म जो है वो तब्दील किए गए, किस तरह वहां पर आरओ जो है अपॉइंट किए गए, किस तरह वहां पर उसका रोल रहा, किस तरह अब ट्राइब्यूनल्स के जजेस तब्दील करने के अंदर रोल है कि रिटायर्ड जजेस फैसला करें। तो ये सारी चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड हैं। नंबर 2 बात ये रह गई कि जो आदिल बाज़ई हैं, देखें उन्होंने जिस तरह से माशाल्लाह इस्तिकामत के साथ वो माशाल्लाह खड़े रहे हैं सारे माहौल के अंदर, जहां पर लोगों को उठाया जा रहा था, जहां MNA को असेंबली के अंदर से गिरफ्तार किया जा रहा था। जी आप कंटिन्यू करें। नहीं मैदर, मैं दोबारा उसमें आप कंटिन्यू करें जो आप बात करें आदिल बाज़ई की। जी, तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि उसके कारोबार, उसके ऊपर जनाब जाकर हमले किए गए, उसके बावजूद वो डटा रहा और उसका कसूर ही सिर्फ ये था कि उसने तरमीम के अंदर सपोर्ट नहीं किया इनको। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा। उसने बताया, बार बार इंटरव्यूज के अंदर बताया कि मैं जहां पर खड़ा था, जिसका मुझे टिकट मिला था, जिसने मुझे टिकट दिया, मेरा नो डाउट अपना भी वोट होगा क्योंकि हम पुराने सियासी हैं, बट मुझे वोट जो है वो जितवाया है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के वोट, इमरान खान की वजह से मैं जीता हूँ, लिहाजा ये सीट उसकी अमानत है, मैं कैसे धोखा कर सकता हूँ। फिर जब वो डटा रहा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल पूरा अदा किया और उसे जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया और चाहते थे कि वहां पर नया इलेक्शन हो और फिर अपनी मर्जी का बंदा वहां पर धांधली के जरिए किया जाए, तो वो डटा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फैसला दिया, बिल्कुल ठीक फैसला दिया। ये इनका जो ये जो फैसला आया, इससे इनका वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट है या जो उसका तरीकाकार रहा है वो एक्सपोज हुआ है कि इलेक्शन भी इसी तरीके से किए गए और इसी तरीके से ऊपर से ऑर्डर आए और उस तरीके से ये आगे नोटिफिकेशन जारी करके लोगों को ये सारा अमल फेस करना पड़ा। अब जहां पर बात रहेगी कि तर्जुमान साहब जैसे फरमा रहे हैं, देखें आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इंतशारी कौन है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि दहशतगर्द कौन है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन जो है वो पुरअमन जमात है, कौन पुरतशद्दद है, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। ये पाकिस्तान की आवाम जो है वो डिसाइड करती है और पाकिस्तान की आवाम डिसाइड कर चुकी है। आप बेशक जितना मर्जी पर डालने की कोशिश करें कि 26 को गोली नहीं, बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि क्यों लाइटें बंद की गई, बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि क्यों साफियों को उठाया गया, क्यों लाइट बंद करके गोलियां चलाई गई। इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट कर रहा है, आप बेशक नेशनल मीडिया को कंट्रोल करें, लेकिन ये बात छुप नहीं सकती। आप बेशक करते रहे कि डेथ सर्टिफिकेट वहां से नहीं मिल रहा है, लेकिन हमने तो अपलोड कर दिया और आपको 12 दे रहे हैं, लेकिन आप इनकार करते रहे कि कोई नहीं मिला। आप बेशक सीसीटीवी फुटेजेस दुनिया के सामने ना लेकर आए, बट हम तो मांग रहे हैं, हम तो एप्लीकेशन भी देंगे, हमारी तो एप्लीकेशन तैयार है, हम तो इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन भी मांगेंगे, हम तो इसके ऊपर जो सीसीटीवी फुटेजेस भी मांगेंगे, हम तो इसके ऊपर ये कहेंगे कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई, प्राइवेट कंप्लेंट तैयार है। जी चले, मैं कौसर काज़मी साहब, ये 9 मई का मामला सीरियस ऑफेंस है, इसको इसी अंदाज में बताया गया और जाहिर है जो इसके की डिटेल्स हैं इन वाक़यात की, तो ये माफ़ी मांग ली जाए या शर्मिंदगी का इजहार कर लिया जाए, आप इसकी तो कुछ तशरीह करें, इसके क्या मकासद है, ये जो आप लोग डिमांड करते हैं बिलखुसूस हुकूमत। अब सर पहले मेरे खिलाफ एक चार्जशीट आई है जो मैंने कल्ट कह दिया, नईम हैदर साहब भी बोले, आप भी बोले, साथ सनाउल्लाह साहब भी बोले, तो मैं सिर्फ ये कह देता हूँ कि भाई अगर आप चले माजी में चले जाते हैं ना, सियासी जमातों पे जरा नजर दोहराएं
क्या इससे पहले किसी जो सियासतदान को जिंदान बदर नहीं किया गया, किसी को तख्ता-ए-दार पे नहीं लटकाया गया, किसी को मुल्क बदर नहीं किया गया, किसी सियासतदान के खिलाफ झूठे केसेस पानामा जैसे सामने नहीं आए कि मुल्क के तमाम इदारे एक शख्स के खिलाफ होकर जजों को भी जाके डिक्टेट किया करते थे? क्या इस किस्म के हालात आज से पहले सियासतदानों पर नहीं आए? उनके सपोर्टर्स का रवैया क्या होता था? क्या वो पाकिस्तान मुखालिफ हो जाते थे? और मैं तो ये बातें सबूत के साथ कर रहा हूं। क्या ये ऐलान ताल्लुकी करें, शहबाज गिल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कह दें कि शहजाद अकबर साहब से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों का तर्ज अमल देख लें जो बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, लोगों की जहन साजी की गई है। भाई अगर हमारी रेड लाइन पाकिस्तान, हर बंदा ये कहता नजर आता है ना जो मोहिब वतन होता है, यहाँ पे रेड लाइन अगर आप इमरान खान को बना के पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की अंदरूनी और बैरूनी साजिशें करेंगे तो फिर तो वो कल्ट ही होगा ना। जब आप SCO होगी, जब मुल्क जो है वो राइट ट्रैक पे चलेगा, जब मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, जब मुल्क के हालात बेहतर होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, बैरूनी कामयाब दौरे होंगे, आप उसी तारीखों में, उन्हीं तारीखों में इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो आपके साथ जो आएगा वो कल्ट ही होगा ना। तो मैंने तो बिल्कुल कल्ट का लफ्ज बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया है। मुझे अपनी इस सोच पे, इस राय पे, इस लफ्ज पे कोई पेशमानी नहीं है। अब साने 9 मई के हवाले से शर्मिंदगी के इजहार से क्या मुराद है? देखिए जी, मतलब इस पे शर्मिंदा होने की बात नहीं है ना। जिस तरीके से आपने कहा जी कल्ट का लफ्ज एक सियासी रहनुमा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए जब तमाम तर सबूत आपके पास हैं, जब तमाम तर हालात आपके साथ हैं, जब आपके हालात जो हैं उस लफ्ज का साथ दे रहे हो, तो फिर तो लफ्ज जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब ये है कि आपने सामने 9 मई के अगला इलेक्शन लड़ना होता है वो ये जरूर देखते हैं कि कितनी बड़ी आबादी किस सियासी जमात को, हम तो सियासी जो मामला देखते आए हैं इस मुल्क की तारीख में भी, वो ये जरूर देखते हैं कि कल को वोट लेने जाना है आवाम के दरमियान। मुझे दाद इनका सपोर्टर होगा लेकिन पाकिस्तान का नेशनल भी तो होगा ना कौसर साहब। अब सा मैं इनको तरीके इंतशार को इस हवाले से दाद देते हुए जरा हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करूंगा कि इनका जो सोशल मीडिया है, सुने ना, जो इनका सोशल मीडिया है ना वो सारी जमातों से तकड़ा सोशल मीडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चाहे वो बाहर से चल रहे हैं, चाहे वो अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो बड़ा। अब मकबूलियत का जनाजा निकला, मकबूलियत अब जेल के अंदर ये हुआ जब बुशरा बीबी इमरान खान साहब को बता रही हैं भाई KP से लोग आए, पंजाब से कोई नहीं निकला। पंजाब के लोग, फिर बैरिस्टर साहब को कहना पड़ा आगे होके कि खान साहब हमारे 5000 बंदे पंजाब में पकड़े गए हैं। भाई मकबूलियत का जनाजा तो बार बार निकला जब तमाम तर सरकारी वसाइल KP के इस्तेमाल करके इन्होंने लश्कर कशी की पंजाब पे और वफाक पे। सूबों से तो बंदा इनके साथ ही नहीं है। हाँ, आप सोशल मीडिया पे शोर मचाते रहे, वहां हमारे साथ है। ये सोशल मीडिया का बयानिया, शुक्रिया अदा करें चैंपियन सहाफियों को कि इलेक्शन और पोलिंग डे के दिन फॉर्म 47 का बयानिया इनको अता हुआ था कि भाई अभी घंटा नहीं हुआ पोलिंग स्टेशन को पोलिंग को खत्म हुए तो इनको जी क्लीन स्वीप कर रही है तरीके इंसाफ। वे बयानिया वहां से इनको मिला है जब अता तारड़ के केस में ये लाहौर की अदालत में जाते हैं और जज इनसे पूछते हैं कि क्या सबूत है, तो वहां पे ये तारीख ले लेते हैं। अगर ये सच्चे होते हैं फॉर्म 47 के हवाले से और बार बार इलेक्शन का हवाला देते हैं तो वहां पे कोई 2-4 सबूत ही पेश कर देते। तो सिर्फ बातें हैं और सोशल मीडिया पे एक हवा क्रिएट किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। सारा कसूर ही सोशल मीडिया का। आजकल सनाउल्लाह साहब, शर्मिंदगी का इजहार से क्या मुराद है? अना की तस्कीन हो जाएगी अगर ये कोई माफी मांग लेते हैं, जो कि अनहोनी नजर आती है अभी, या कोई माफी से कोई हल निकल आएगा, माफी इनकी वाकई माफी हो जाएगी शर्मिंदगी का इजहार करते हैं तो? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इससे मुराद आपको क्या आपको समझ आती है एज अ जर्नलिस्ट, आप कैसे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर 9 मई का वाकया हुआ है और उसके शवाहिद मौजूद हैं, उसमें बेगुनाह को तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो लोग मुलविस हैं, जो समझते हैं इनके पास शवाहिद हैं, उनको माफ़ी माजरत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर फ़ौज का तसल्लुत आज से नहीं है। आप देख लेना, पाकिस्तान बनने के बाद कब पहला मार्शल लॉ आया था, उस वक्त से आज तक है। उस तमाम तसल्लुत और जो हमारी रीजनल सिचुएशन है आप उसको भी देख लें, उसमें हम किस तरीके से कभी हम एक ताकत के लिए इस्तेमाल हुए, कभी दूसरी ताकत के लिए इस्तेमाल हुए, कभी एक ताकत को रोकने के लिए इस्तेमाल हुए। तो हम बने क्या रहे हैं? आप इस एनवायरनमेंट को देख के आपको फैसला करना पड़ेगा। और अगर इस मुल्क में माहौल को बेहतर बनाना है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, और फौज को वापस से बैरकों में भेजना है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक साफ नजर आ रहा है कि इस मुल्क में एक सॉफ्ट मार्शल शॉर्टली अगर इसको हम कह दें कि तमाम जो पाकिस्तान के खा वो ऑपोजिशन हो, हुकूमत हो, आवाम से शर्मिंदगी का इजहार कर लेना चाहिए। जनरल परवेज मुशर्रफ वाली मिसाल ले लें। कैबिनेट की हमें खबर दे दीजिएगा। जब आप देखें ना, जब परवेज मुशर्रफ साहब थे, जब वो सदर भी थे और आर्मी चीफ भी थे,
तो उस वक्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो भी थी, उन्होंने बड़े ही तरीके के साथ उनकी वर्दी उतरवाई और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता जाके उन्होंने एक साइड पे लेके आए। तो आपको सियासी जमातों को भी बैठकर कोई ऐसा लाएमल तय करना पड़ेगा कि फौज को भी इस अमल से स्केप देना पड़ेगा। चलिए, अब ये आप कैबिनेट की भी हमें सनाउल्लाह साहब खबर दीजिए। अच्छा, कैबिनेट का ये है कि आपको पता है जब ये हुकूमत बनी थी तो हुकूमत की ख्वाहिश थी नून लीग की कि पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इनकार किया। तो इन्होंने मोस्टली जो वजारतें हैं वो खाली रखी हैं, आज तक 9-10 महीने हो गए हैं। टोटल 18 वजीर हैं, 2 स्टेट मिनिस्टर हैं। आप आइन के तहत तकरीबन 44 वजीर ले सकते हैं। तो और इसमें प्रेशर भी बहुत, इन्होंने वेट भी बहुत कर लिया है। फिर जो नून लीग की एक वो लीडरशिप है जो नज़रअंदाज है, कुछ इलेक्शन हार गए हैं, उनके बयानात आप देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद वो शुरली छोड़ देते हैं, तो वो भी नाराज़ हैं। और जो नून लीग के सदर हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी चाहते हैं कि जो सीनियर लीडरशिप है जिसमें शेख आफ्ताब हैं, ख्वाजा साद, कुछ वजारतों की कारकर्दगी का भी इसके अंदर मामला है या बस ये ओबलाइज करने का ही नहीं? ये मेरे ख्याल में हमारी सियासत उस लेवल पर जमहूरियत नहीं आई कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी को हम फारिग कर दें। या तो कहीं से कॉल आ जाएगी जिस तरह परवेज रशीद को हटाया गया था, या एक और वजीर भी चेंज हुए थे, कंट्रोवर्सी जनरेट हो कहीं, इस तरह तो चेंज हो सकते हैं। परफॉर्मेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है। और शहबाज शरीफ की हुकूमत में तो बिल्कुल नहीं है। ये मैं साबित कर सकता हूँ कई बातों के हवाले से। मैंने खुद कई खबर की है, एक पोस्ट एडवर्टाइज होती है, उसी दिन मैं खबर करता हूँ ये फलाने बंदे के लिए पोस्ट एडवर्टाइज की जा रही है, वही बंदा लगाया जाता है। एक नहीं, मैं 10 मिसालें बता सकता हूँ। और इत्तेहादियों को किस तरह नवाजा जाता है, किस तरह इत्तेहादों के इलीगल काम किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो भी मैं काम बता सकता हूं। कैबिनेट का मामला यह है कि पीपल्स पार्टी को पहले काबीना में लाने की कोशिश की गई, अब वो जगह पे की जा रही है, पीपल्स पार्टी नहीं आ रही। ठीक है, एमक्यूएम के इनसे वादे थे उनको ज्यादा वजीर देंगे, वो भी लोग आएंगे, नून लीग के लोग भी आएंगे, कुछ खवातीन भी आएंगी, बाकी बलोचिस्तान की कुछ पार्टियों को भी एडजस्ट किया। काबीना तो थोड़ी इंक्लूसिव हो, जेंडर बैलेंस तो हो, कुछ खवातीन जरूर होनी चाहिए कैबिनेट में। लेकिन और अपने नाजरीन से, क्योंकि हम शर्मिंदगी के इजहार की बात कर रहे हैं, तो यूजलेस डिबेट्स होती हैं कुछ चीज़ें, तो कुछ वक्त हम आपका भी ज़ाया करते हैं, उस पर मैं आपसे शर्मिंदगी का इजहार करती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो माहौलियात जो पूरी दुनिया का और पाकिस्तान का एक बड़ा सीरियस मसला बना हुआ, उससे मुतालिक खबर शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करते हैं, एक तरफ पंजाब की जो हुकूमत है वो जैसा कि एक स्मॉग का शिकार रहा पंजाब, तो उस हवाले से गिनवाती है कि वो क्या इकदाम कर रहे हैं, माहौलियात को, इन्वायरमेंट को, मौसमियाती तब्दीली को, इन मामलात को कितना संजीदा लेते हैं। इस हवाले से आए रोज़ आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते होंगे। लेकिन हुकूमत जो है पंजाब की, उनकी तरफ से रावल डैम के करीब, इस्लामाबाद के रावल डैम के करीब वज़ीर आला के कैंप ऑफिस की तामीर जारी है। इस हवाले से सेनेट को ब्रीफिंग दी गई, क्या कंसर्न्स रेज किए गए। पहले हम बात करते हैं, डॉन के नुमाइंदे उमैद अली हमारे साथ मौजूद हैं और फिर पंजाब हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे। उमैद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या बता सकते हैं आप, सेनेट कमेटी में इस हवाले से पिछले माह क्या ब्रीफिंग दी गई थी? ये जो वज़ीर आला पंजाब का कैंप ऑफिस बन रहा है, इसके कुछ विजुअल्स भी, तस्वीर भी हमारे नाज़रीन टीवी पे देख रहे हैं। एक हरा भरा इलाका है, लेकिन ये आता भी जो है वो नेचुरल पार्क जो है उसी के अंदर आती है ये इलाका। क्या बताया गया था, क्या कंसर्न्स रेज किए गए थे इस हवाले से सेनेट कमेटी के सामने? जी, जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त जो है पंजाब जो है वो स्मोक की लपेट में, और पूरा जो पाकिस्तान वो इस वक्त जो है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से जो है इफेक्ट हो रहा है। इस वक्त ग्लोबल जो रियलिटीज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान 5th मोस्ट जो है रैंक्ड वल्नरेबल क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड कंट्री है। तो हम इस वजह से ये मामला जो है नवंबर में ये सेनेट की जो क्लाइमेट चेंज कमेटी है जिसको चेयर कर रही हैं सेनेटर शेख रहमान, जो कि साबका वफाकी वजीर भी रही हैं क्लाइमेट चेंज की, तो उन्होंने इस मामले को टेकअप किया था। और इसमें जो इस्लामाबाद की जो EPA की जो DG हैं फरजान अल्ताफ, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है इस्लामाबाद की, उन्होंने इस पे जो है कमेटी को ब्रीफ किया और उन्होंने ये रिवील किया था कि वहाँ पे पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रावल डैम है उसके करीब में जो है एक गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। हम इस वक्त से जो पंजाब हुकूमत के जो ऑफिशियल थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात को जो है बाकायदा उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। तमाम ये इरिगेशन का डिपार्टमेंट है जो पंजाब हुकूमत क्लेम कर रही है कि ये हमारे जो है टेरिटरी में आता है। अलबत्ता जो इस्लामाबाद का जो वाइल्ड लाइफ का इदारा है जो EP है वो ये जो है बता रहे हैं, कैमा कमेटी को भी उन्होंने यहाँ ब्रीफिंग दी थी कि ये जो मार्गला हिल्स का जो नेशनल पार्क है ये उसकी टेरिटरी में आता है और ये इलाका यहाँ पे जो है बेदरील जो है दरख्तों की कटाई की गई और साथ साथ इसके जो है वहाँ पे जो गैर कानूनी तामीरात थी उससे जो नेटिव थे उनको भी काफी डिस्टर्बेंस हुई और इससे जो है माहौल को काफी जो है इम्पैक्ट पड़ा। इस्लामाबाद का जो एनवायरनमेंट है वो इससे काफी डिस्टर्ब हुआ और
इस्लामाबाद का जो रावल डैम का इलाका है, यहाँ जो है रावलपिंडी जो इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो वहाँ से जो है उनकी पानी की सप्लाई की जाती है। तो हम इस वाले से जो है सेनेट कमेटी को, जब ये मामला जब टेकअप हुआ तो सेनेट की एक सब कमेटी बनी थी, जो जिनमें से चंद जो सेंटर्स थे उन्होंने ईपीए के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ वहाँ पे जो स्पॉट था वहाँ पे जाके विजिट किया और जो ग्राउंड रियलिटीज को चेक किया, तो वहाँ पे भी जो इस बात की तस्दीक हुई कि वहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो गैर कानूनी तौर पर जो है कंस्ट्रक्शन की जाती है। इस्लामाबाद का जो ईपीए का इदारा है ये बेसिकली इन्वायरमेंट असेस करता है कि जब भी इस्लामाबाद में कोई इस तरह का तमीराती काम होता है तो उस पर इन्वायरमेंटल जो है असेसमेंट होती है। तो हम इसलिए जो है ईपीए से जो है मंजूरी नहीं उसके बावजूद, ठीक है, ये जो मैद आप बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि काम भी जारी और सारी है, ऐसा नहीं कि काम रुका हुआ है। और दरख्तों के कटे हुए तस्वीरें भी आप हमारे नाजरीन देख सकते हैं। कौसर काज़मी साहब, क्या वजह है? एक तरफ आप लोग बड़ी संजीदगी दिखा रहे हैं अपने बयानात की हद तक, क्योंकि आप जिस सूबे से हैं जिसकी तर्जुमानी कर रहे हैं वहाँ बड़ा संजीदा मसला बन चुका है स्मॉग का। दूसरी तरफ दरख्त काटना एक बहुत संजीदा मसला और बगैर मंजूरी के काम शुरू होना एक और बहुत बड़ा स्कैंडलस बात है। क्या कहेंगे इस पे आप? क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का? देखें अब्सा, जहां तक मेरी मालूमात है, जिन मीटिंग्स में मैं बैठा मैंने सीएम को बात करते हुए देखा, जहां पे भी कोई तामीराती काम होता है, इवन जहां पे कुछ सड़क की तामीर भी होती है ना, तो उनको जब वहां पे आके ब्रीफिंग दी जाती है और बताया जाता है कि चंद दरख्त रस्ते में हायल होंगे, तो उनकी वाज़ेह हदायत होती हैं कि अगर एक भी दरख्त काटा तो उसके मुकाबले में आपने 7 शजरकारी करनी है। उसके बगैर ना कोई टेंडर पास हो रहा है पंजाब के अंदर, ना कोई तामीराती काम हो रहे हैं, ना कोई सड़क बन रही है। जो अभी इन्होंने भाई मेरे बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एक खतो किताबत का सिलसिला जारी है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन स्मोक के हवाले से जो पंजाब में इस वक्त हालात है ना जी, सबसे बेहतरीन जो काम इस वक्त हमारी वजीर माहौलियात कर रही हैं, उन्होंने खुद जाके विजिट करके जो चीजें माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो तरक्की पजीर ममालिक हो या तरक्की याफ्ता हो, दोनों को सामने है और शदीद सामने है। अभी भी जो चाइना का विजिट है, जो हमारी मैडम सीएम है वो वहां पे गई हैं, तो एक एक दिन में जो उनके दफातर हैं जो माहौलियात के हवाले से वहां पे काम कर रहे हैं, उनके साथ गुफ्तगू शदीद हो रही है वहां पे। आपसे सेनेट में सवाल पूछा जाएगा, जो सवालनामा सेनेट की तरफ से आपको जिसका जवाब पंजाब हुकूमत ने जमा कराना है हर हाल में, उसमें यह पूछा जाएगा कि बगैर मंजूरी के ये काम क्यों शुरू हुआ। अब इसको जियो ने भी रिपोर्ट किया, एक तो हमारे डॉन के रिपोर्टर ने किया कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के जो अफसरान हैं उन 2 अफसरान ने कंफर्म किया कि हमसे किसी किस्म की कोई मंजूरी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं ली गई। ज़बानी कलामी मफरूजों पे अगर आप कमेंट चाहती हैं तो मैं उस पर नहीं करूंगा। मैंने बता दिया जो सीएम पंजाब इस हवाले से सोचती हैं माहौलियात के हवाले से, तो वो एक तस्वीर जिस तरह मंजरकशी यहाँ पे की जा रही है, तो मैंने भी आपको वाजे बता दिया कि जो सीएम क्या सोचती है माहौलियात के हवाले से। तो इन राइटिंग जो चीज गई है उसका इन राइटिंग जवाब आएगा। मैं यहाँ पे कुछ नहीं, ये कौसर साहब कौसर साहब मैंने आज इस पे पूरा सीडीए से बात की है, इस पे पूरा जो इसका इशू है वो डिस्कस किया, और इसमें अब से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। एक तो मारगला नेशनल पार्क है, वहां तामीर नहीं होती। जोन 3 बहुत बड़ा केस था सुप्रीम कोर्ट में, जोन रेस्टोरेंट बंद हो गया मारगला नेशनल पार्क की वजह से। बेसिकली 1960 में जब पाकिस्तान ये बना है, इस्लामाबाद ये डैम बना है, तो वहां पर पंजाब हुकूमत का एक अपाशी का महकमा है, वहां पे छोटे से उनके दफ्तर हैं, उसके करीब बिल्कुल स्पिलवे के सामने ये 2 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। इस्लामाबाद का मास्टर प्लान और इस्लामाबाद के जो रेगुलेशन है वो ये कहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग विदाउट बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल के नहीं हो सकता, वो अप्रूव ही नहीं किया। सेकंड बात, ये पंजाब हुकूमत की ज़मीन ही नहीं है, ये ज़मीन तक नहीं ली गई, सीडीए की मलकियत है, ये इनकी मलकियत ही नहीं है, उनसे इजाज़त तक नहीं ली गई। ईपीए का अलहदा इशू है, लेकिन जो बुनियादी कवानीन है उनकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। सीडीए ने नोटिस दिया है इनको नवंबर के आखिरी हफ्ते में, अभी तक पंजाब हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, ना काम बंद किया है, अभी तक कोई जवाब नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्लाह खान साहब, कौसर काज़मी साहब, नईम हैदर पंजूदा साहब इस प्रोग्राम में शरीक। देखते हैं पंजाब हुकूमत में क्या बाज़ाब्ता जवाब देती है और फिर रद्द-ए-अमल कैसा आता है। जो मनाल रेस्टोरेंट को भी मारगला नेशनल पार्क में होने की वजह से बंद किया गया, बहुत से लोगों की नौकरियां भी मुंसलिक थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अहकाम थे, कुछ दोहरा मेयार होता है इस मामले के ऊपर। ये यहाँ पर भी वही संजीदगी माहौलियात और मौसमियात के हवाले से दिखाई जाएगी आने वाले दिनों में, ये हम देखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।